नगद हस्तांतरण योजनाओं, सब्सिडी एवं प्रोत्साहनों से 1.25 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार विकास में कर्नाटक का एक अनूठा मॉडल तैयार कर रही है। कर्नाटक विकास मॉडल का मतलब है जन केंद्रित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शासन व्यवस्था बनाना। इसमें हरित ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण आदि भी शामिल है। कर्नाटक मॉडल का अध्ययन विश्व के कई अर्थशास्त्री और विश्वविद्यालय कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने ह्यूमन राइट्स हब ब्लॉग में इस मॉडल को अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला और दुनिया के लिए एक खाका बताया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने इस मॉडल के बारे में जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से राज्य का दौरा किया और हमारे कार्यक्रमों की खुलकर प्रशंसा की है। शिक्षा क्षेत्र के लिए भारी मात्रा में संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में 13,000 से अधिक स्नातक शिक्षक पद भरे गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग में 1,088 सहायक प्राध्यापकों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। 8,311 स्कूल कमरों का निर्माण किया गया है। विवेक योजना और विशेष अनुदान के तहत 5,349 स्कूल कमरों का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में 784 कमरों का कार्य प्रगति पर है। 522 KPS स्कूल शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के 1,953 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्कूल शुरू किए गए हैं और नर्सरी कक्षाएं खोली गई है। इसके अलावा सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा अवकाशों को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में बच्चों को अंडे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से 2002 में डॉक्टर D.M. नंजुंडप्पा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब तक 37,662 करोड़ रुपए राशि जारी किए जा चुके हैं। इस दिशा में अब तक व्यय किए गए संसाधनों के प्रभाव का अध्ययन करने तथा क्षेत्रीय विषमताओं की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अर्थशास्त्री डॉक्टर गोविंद राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति इसी वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में विकास में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मेरी सरकार ने हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का सफल आयोजन किया है। इस मीट में दुनिया के 19 बड़े देशों ने हिस्सा लिया है। इस इन्वेस्टर्स मीट ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और निवेश के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 10.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बार 75% से ज़्यादा निवेश MOU बियॉन्ड बेंगलुरु कंसेप्ट के तहत बेंगलुरु की सीमा से बाहर निवेश के लिए थे। उत्तरी कर्नाटक में 45% निवेश करने के लिए उद्यमी आगे आए हैं। इससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। कर्नाटक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में भी पूरे देश में अग्रणी राज्य है। अपने 2024-25 के बजट का 15.01% पूंजीगत व्यय पर खर्च कर रहा है। यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे प्रगतिशील राज्यों से अधिक है। मेरी सरकार शासन में पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से राजस्व, ग्रामीण विकास, आबकारी, वन आदि विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था शुरू की गई है। मध्यस्थों की भूमिका के बिना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार के पिछले मामलों की जांच अब तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने वाली है। कर्नाटक को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए व्यापक और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कर्नाटक को
लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और स्थिर कृषि वाला राज्य बनाने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने 2024-25 में राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देकर राज्य का वित्तीय प्रबंधन बेहतर ढंग से किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली 3 तिमाही में राज्य का राजस्व संग्रह 1,81,908 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर के अंत तक राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 13% की वृद्धि हुई है। राज्यों द्वारा एकत्रित कुल जीएसटी कर के मामले में कर्नाटक देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इस वर्ष दिसंबर के अंत तक राज्य के जीएसटी संग्रह में साल दर साल 12% की वृद्धि हुई है। हाल के दिनों में राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से ऋण वसूली में उत्पीड़न, हिंसा और दबाव की कई घटनाएं सामने आई है। कर्नाटक राज्य में सूक्ष्म ऋण और लघु ऋण की वसूली में उत्पीड़न, हिंसा और दबाव को रोकने के लिए प्रभावी और गंभीर उपाय करने के लिए मेरी सरकार ने उत्पीड़न करने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करने वाला अध्यादेश लागू किया है। सरकार सूक्ष्म ऋण की वसूली में उत्पीड़न को रोकने के लिए विधायी उपाय कर रही है। मौसम की चरम स्थितियों जैसे बदलते हालातों के कारण कृषि में कई बदलाव आ रहे हैं। बुआई से लेकर कटाई तक हर काम को मशीनीकृत करने की जरूरत है। इस दिशा में 194 हाईटेक हार्वेस्ट हब स्थापित किए जा रहे हैं। हार्वेस्टर लेने वाले एससी और एसटी किसानों को 50% सब्सिडी और अन्य को 40% सब्सिडी दी जा रही है। कर्नाटक में 27.41 लाख हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र है जो देश में पहले स्थान पर है। चालू वर्ष में 19,166 हेक्टेयर का नया क्षेत्र बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया गया है। बागवानी विभाग लाभार्थियों को एक ही छत के नीचे बीज से लेकर बाजार तक की सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए बागवानी किसान मॉल स्थापित कर रहा है। अब तक किसानों को 15.63 लाख अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे वितरित किए गए हैं और लोगों को रियायती दरों पर आवश्यक मशीनरी प्रदान की गई है। बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय बागलकोट द्वारा बागवानी फसलों की 16 विभिन्न किस्में विकसित और जारी की गई है। राज्य के किसानों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा उत्पादित शहद के लिए जोनकारा नामक एक विशेष ब्रांड बनाया गया है और इसकी बिक्री की व्यवस्था की गई है। मेरी सरकार ने मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत नौकाओं को दिए जाने वाले कर मुक्त डीजल की वार्षिक सीमा को 1.50 लाख किलोमीटर से बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर किया गया है। राज्य में पहली बार समुद्री एम्बुलेंस खरीदने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले या बीमार होने वाले मछुआरों को तुरंत किनारे पर लाया जा सके। रेशम को लेकर कई फसल की गई है। रेशम उत्पादन में राज्य शीर्ष पर है। रेशम की खेती और रेशम कताई गतिविधियों में हर साल लगभग 15.43 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार ने वर्ष 2024-25 में विभिन्न लाभार्थी आधारित कार्यक्रमों के तहत 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी सुविधा हितधारकों को प्रदान की है। जनवरी 2025 के अंत तक 20.22 लाख किसानों को 16,942 करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरित किए गए हैं तथा 46,000 किसानों को 1,442 करोड़ रुपए के मध्यम एवं दीर्घकालिक कृषि ऋण वितरित किए गए हैं। इस वर्ष सहकारी समितियों को ब्याज अनुदान प्रदान करने के लिए 1,451 करोड़ रुपए प्रदान किए गए तथा व्यय किए गए। वित्तीय संकट में फंसी मैसूर शुगर कंपनी को पुनर्जीवित किया गया है।
2024-25 गन्ना पेराई सत्र के दौरान 1,99,888 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई है तथा खरीदे गए गन्ने के लिए किसानों को 70.46 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। देश में औद्योगिक क्षेत्र में राज्य को अभूतपूर्व तरीके से अग्रणी बनाने के उद्देश्य से नई कर्नाटक प्रौद्योगिकी नीति 2025 से 30 को लागू किया गया है। पूंजी निवेश में राज्य दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 के अंत तक राज्य कुल निर्यात में 88,853 मिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के साथ पहले स्थान पर है। 2023-24 की तुलना में राज्य ने निर्यात में 11.17% की वृद्धि हासिल की है। मेरी सरकार 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से बेंगलुरु के बाहरी क्षेत्र में एक नया नॉलेज, वेलनेस और इनोवेशन शहर विकसित करने के इरादे रखती है। अनुमान है कि इससे लगभग 80,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एमएसएमई क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करता है। यह क्षेत्र कर्नाटक में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेरी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 687 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कलबुर्गी में 1,000 एकड़ भूमि पर केंद्र और राज्य सरकार की 51% और 49% की संयुक्त भागीदारी से टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने विभिन्न बुनियादी ढांचों के कार्यों के लिए 390 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। इससे 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। नेकरा सम्मान योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए 1,16,189 हथकरघा एवं पावरलूम बनकरों को 81 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तथा प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। राज्य के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से विजयपुरा जिले में 347 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का काम पूरा करके इस वर्ष यात्रियों को लिए तैयार किया जा रहा है। 319 करोड़ रुपए की लागत से मैसूर हवाई अड्डे के रनवे का विस्तार करने के साथ 219 करोड़ रुपए की लागत से रायचूर हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। धर्मस्थल, मडिकेरी और चिकमंगलुरु में हवाई पट्टी विकसित करने के लिए भूमि की पहचान और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का काम किया जा रहा है। बेंगलुरु सिग्नेचर बिजनेस पार्क बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 407 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। बेंगलुरु में दूसरा हवाई अड्डा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कारवार नौसेना बेस के पास हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेरी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 9 रेल परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण लागत का 50% तथा भूमि अधिग्रहण लागत का 50 से 100% राज्य सरकार वहन कर रही है। मेरी सरकार राज्य में 66 किलोमीटर रेलवे डबल ट्रैकिंग परियोजना के लिए 407 करोड़ रुपए उपलब्ध करा रही है। ये डबल ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाएं अगस्त 2025 तक पूरी हो जाएगी। रेलवे के साथ साझेदारी में राज्य सरकार 15,767 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 148.17 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना नेटवर्क विकसित कर रही है। मेरी सरकार ने बेंगलुरु में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए हर संभव पहल की है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से 25 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्ष की अवधि के लिए वायर्ड एंड वायरलेस प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय मंडकली मैसूर में 30 करोड़ रुपए की लागत से वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वी स्केल एट
कार्यक्रम को विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्यूबेशन और त्वरण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम उत्पाद सत्यापन, बाजार में प्रवेश और परिचालन के विस्तार के लिए आवश्यक उपकरण, मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जैव प्रौद्योगिकी नीति 4.0 की घोषणा की गई है। कर्नाटक ने राज्य में वैश्विक क्षमता केंद्रों को आमंत्रित करने के लिए देश में पहली बार कर्नाटक वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 की घोषणा की है। 19 से 21 नवंबर 2024 तक आयोजित बेंगलुरु टेक समिट में 51 देशों के 35,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निवेशक संपर्क जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से स्टार्टअप्स को इस समिट से लाभ हुआ है। वर्तमान में 1.62 करोड़ उपभोक्ता गृह ज्योति योजना के तहत सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अगस्त 2023 से जनवरी 2025 तक बिजली आपूर्ति कंपनियों को कुल 17,290 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। मेरी सरकार ने 2,000 मेगावाट शरावती पीएससी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 11 मार्च 2024 को 8,645 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी किए गए हैं। 19 दिसंबर 2024 को अपशिष्ट से ऊर्जा योजना के अंतर्गत बिड़दी में अपशिष्ट से बिजली बनाने वाला 11.5 मेगावाट का बिजली संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया गया है। किसानों की जीवन शैली में सुधार लाने और किसानों को दिन के समय विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए 40,000 ऑफ ग्रिड और पंप सेटों के विकेंद्रीकृत फीडर सोलराइजेशन के लिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2,392 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं शुरू की गई है। राज्य की जनता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप 1,28,48,173 राशन कार्डों के कुल 4,48,41,976 लाभार्थियों को अन्न भाग्य योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो अनाज उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य सरकार उनके लिए घोषित 5 किलो अनाज के एवज में प्रति व्यक्ति प्रति माह 170 रुपये की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने जुलाई 2023 से सितंबर 2024 तक 10,009 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। पहले चूंकि केंद्र सरकार की एजेंसियों ने कहा था कि वे चावल नहीं देंगे, इसलिए हमने मनी ट्रांसफर व्यवस्था शुरू की थी। अब चूंकि भारतीय खाद्य निगम चावल उपलब्ध कराने के लिए आगे आया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 15,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है। पिछले 20 महीनों में राज्य भर में लगभग 5,000 एकड़ अमूल्य वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है, जिसमें बेंगलुरु शहर में 117 एकड़ भूमि शामिल है। बेंगलुरु शहर में हरित पट्टी और दुर्लभ पक्षियों के आवास की रक्षा के लिए हेसरघट्टा झील क्षेत्र के 5,678 एकड़ क्षेत्र को ग्रेटर हेसरघट्टा संरक्षित घास का मैदान घोषित किया है और भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई गई है। यलंका के पास मादप्पनहल्ली में 153 एकड़ के बागान में एक वृहद वृक्ष पार्क का विकास शुरू किया गया है। पिन्या प्लांटेशन में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली बंद हो चुकी एचएमटी को दी गई 14,300 करोड़ रुपए की वन भूमि को पुनः प्राप्त करने तथा इसे हरित क्षेत्र के रूप में बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2024-25 में 78.9 किलोमीटर रेलवे बैरिकेड्स
लगाए गए हैं तथा मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए बांडीपुर में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों के वन मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। मानव हाथी संघर्ष पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया तथा बेंगलुरु चार्टर तैयार कर उसे मंजूरी दी गई। राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की गई है। एनीमिया मुक्त पोषण कर्नाटक परियोजना शुरू की गई है और जब 10.8 लाख पीयूसी छात्रों की एनीमिया के लिए जांच की गई तो 32.5% बच्चे एनीमिया से पीड़ित पाए गए। इन बच्चों को दिए गए रक्तवर्धक उपचार के कारण एनीमिया से पीड़ित 60% बच्चे ठीक हो गए। दूसरे चरण में पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चों की एनीमिया स्थिति की जांच शुरू की जा रही है। आशा किरण योजना के तहत 1.4 करोड़ लोगों की जांच की गई है और 3.3 लाख लोगों को मुफ्त चश्मे दिए गए हैं। 93,800 लोगों की मोतियाबिंद की सर्जरी की गई है। निमांस के सहयोग से कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव योजना शुरू की गई है और 2,60,878 लोगों की जांच की गई और 32,630 न्यूरोलॉजिकल रोगियों का इलाज किया गया। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 108 आरोग्य कवच आपातकालीन सेवाओं को 288 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 39 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रदान की गई है। राज्य में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस केंद्रों की संख्या 192 से बढ़ाकर 220 कर दी गई है, जिससे 3.67 लाख डायलिसिस साइकिल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में 50 बिस्तरों की क्षमता वाले 5 मातृ एवं शिशु अस्पताल, 50 बिस्तरों की क्षमता वाले 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक तथा 100 बिस्तरों की क्षमता वाला एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 857 करोड़ रुपए के अनुदान से पीएचसी, सीएचसी तथा तालुक अस्पतालों के 88 कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जीव सार्थक संस्था के 78 अस्पताल हैं, जिनमें 4 सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं जो अंग प्रत्यारोपण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। अब तक 344 बीपीएल मरीजों को एससी/एसटी योजना के तहत निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण किया जा चुका है। इसके लिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना के तहत अब तक 416 हृदयघात रोगियों का इलाज किया गया है। लोगों को किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कई पहल की गई है। हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के परिसर में 143 करोड़ रुपए की लागत से 450 बिस्तरों वाला अस्पताल भवन बनाया गया है और अब तक 15,778 रोगियों और 78,848 बाह्य रोगियों को उपचार मिला है। GIMS कलबुर्गी में फरवरी 2024 से 54.80 करोड़ रुपए की लागत से ट्रामा केयर अस्पताल शुरू किया गया है और रोगियों को उपचार मिल रहा है और रोगियों को उपचार मिलने के साथ ही 92 करोड़ रुपए की लागत से मातृ एवं शिशु अस्पताल स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। KKRD भी ने गुलबर्गा में 304.20 करोड़ रुपए की लागत से 371 बिस्तरों वाला जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन 22 दिसंबर 2024 को किया गया है। गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 10 करोड़ रुपए की लागत से कैथ लैब सुविधा के साथ एक सुपर स्पेशलिटी कार्डियक यूनिट शुरू की गई है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड द्वारा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में अक्षरा आविष्कार
नामक एक व्यापक स्कूल विकास योजना लागू की गई है। इसके लिए 700 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। राज्य के प्रत्येक स्कूल में निःशुल्क बिजली और पानी की सुविधा प्रदान की गई है, जो स्मार्ट कक्षाओं और शाम की कक्षाओं के संचालन के लिए उपयोगी है। कर्नाटक कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी में कली के चौथे कौशल्या कार्यक्रम के तहत चयनित 89 सरकारी कॉलेजों के लगभग 30,000 छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा 277 करोड़ रुपए की लागत से 101 नए कार्य शुरू किए गए हैं। युवा निधि योजना के अंतर्गत 2,23,883 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है तथा 1,65,014 पात्र अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण किया जा रहा है। इंडिया स्किल 2024 में कर्नाटक ने 45 कौशलों में भाग लेने वाले 62 उम्मीदवारों ने के 48 पदक जीते और देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड स्किल 2024 में कर्नाटक ने 52 कौशलों में भाग लेने वाले 60 उम्मीदवारों ने पदक प्राप्त किए हैं। लोगों की आवास समस्या पर गंभीरता से विचार किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 4,761.15 करोड़ रुपए की लागत से 3.05 लाख मकान बनाने के लिए सहायता दी गई है। 1.23 लाख स्थलों के आवंटन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से 4,096 एकड़ भूमि पर स्थल तैयार किए जा रहे हैं। स्लम विकास बोर्ड ने स्लम क्षेत्रों में 1,66,867 परिवारों को स्वामित्व पत्र वितरित किए हैं, जिससे उन परिवारों के लिए शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन BR अम्बेडकर निवास योजना के समन्वय से किया जा रहा है। 1,18,359 मकानों के लाभार्थियों को केंद्र व राज्य सब्सिडी को छोड़कर 4 से 5 लाख रुपए का अंशदान देना था। यह महसूस करते हुए कि लाभार्थी भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, मेरी सरकार ने लाभार्थी अंशदान को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया तथा शेष पूरी राशि का भुगतान कर रही है। 36,789 मकान पहले ही लोगों को समर्पित किए जा चुके हैं। 39,843 मकान वर्तमान में सार्वजनिक उद्घाटन के लिए तैयार है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय की 33 इकाइयों को विशेष पुलिस स्टेशन के रूप में अधिसूचित करने की कार्रवाई की गई है। इसके लिए 450 नए पदों के सृजन की अनुमति दी गई है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु 2024-25 में SC/ST के अंतर्गत 27,674 करोड़ रुपए तथा THP के अंतर्गत 11,447 करोड़ रुपए कुल 39,121 करोड़ रुपए आवंटित एवं व्यय किए जा रहे हैं। बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं के अनुसार 22 नए आवासीय विद्यालय एवं 31 छात्रावास स्थापित किए गए हैं। विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 47 छात्रावासों आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। समाज कल्याण विभाग ने 2024 में लोकतंत्र दिवस सफलतापूर्वक मनाया तथा 22 लाख लोगों की भागीदारी के साथ बीदर से चामराजनगर तक 2,500 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह समझते हुए कि संविधान विरोधी ताकतें सक्रिय हो रही है, मेरी सरकार संविधान जागरूकता कार्यक्रम चलाकर सराहनीय कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य है कि यदि हम संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। अनुसूचित जाति के 216 विद्यार्थियों को विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु 45 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 12,858 विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
वर्ष 2024-25 में 7 जिलों में 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले 14 पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास प्रारंभ किए हैं। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कुल 403 आवासीय विद्यालय छात्रावासों का संधारण किया जा रहा है, जिनमें कुल 45,560 विद्यार्थी रह रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि आदिवासी जनजाति आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट दर को रोकने के लिए कक्षा 7 से 8 का उन्नयन किया गया है तथा आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 25 से बढ़ाकर 40 की गई है। छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 221 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तथा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के कुल 3,67,281 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रबुद्ध योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 31 विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बजट घोषणा के अनुसार वर्ष 2024-25 में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र सहित राज्य में 150 नए पोस्ट मैट्रिक छात्रावास शुरू किए हैं। सामुदायिक संगठनों द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है। यूपीएससी, केपीएससी, बैंकिंग, भारतीय सेना आदि परीक्षाओं के लिए पिछड़े वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोपल जिले के कनकगिरी और कलबुर्गी जिले में प्रशिक्षण स्कूल शुरू किए गए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 250 क्षमता वाले 25 मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय, 100 क्षमता वाले 96 पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास तथा 300 क्षमता वाले 50 नए मौलाना आज़ाद विद्यालय प्रारंभ किए हैं। वर्ष 2024-25 के बजट की घोषणा के अनुसार ईसाई समुदाय के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए के अनुदान से विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक निदेशालय के अधीन संचालित कुल 76 मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय, महाविद्यालय, मौलाना आज़ाद मॉडल विद्यालय एवं छात्रावासों को 700 करोड़ रुपए की लागत से भवनों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित 161 आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों में कुल 44,957 विद्यार्थी आवासीय सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन कर रहे हैं। 250 मौलाना आज़ाद मॉडल विद्यालयों में 38,876 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा उक्त विद्यालयों के रखरखाव के लिए 106 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उक्त योजना के तहत 1,26,24,547 महिला लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और योजना के शुरू होने से अब तक 36,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किए गए हैं। गृह लक्ष्मी योजना की सुविधा अब लैंगिक अल्पसंख्यकों को भी दी गई है। 71 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने तथा लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से भाग्य लक्ष्मी सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 15 वर्षों तक प्रत्येक बालिका को के खाते में प्रति वर्ष 3,000 रुपये जमा किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में अब तक 5,59,693 लाभार्थियों के खातों में 168 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में 10,01,379 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है तथा विभिन्न कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों के अंतर्गत 11.94 लाख लाभार्थियों को 702 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
उपकर के रूप में 1515 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए हैं। निवारक स्वास्थ्य देखभाल योजना के अंतर्गत 10.63 लाख लाभार्थियों की चिकित्सा जांच की गई है। लाभार्थियों के पंजीकरण एवं लाभ वितरण के लिए राज्य भर में 43 श्रमिक सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्य असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के संबंध में कर्नाटक राज्य निजी वाणिज्यिक परिवहन श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 221 दुर्घटना मामलों में 10.61 करोड़ रुपए का दुर्घटना मुआवजा दिया गया है। अंबेडकर कार्मिक सहाय हस्त योजना के अंतर्गत 25 श्रेणियों के 21,89,945 असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करके लाभ दिया जा रहा है। मोटर परिवहन एवं अन्य संबंध श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए कर्नाटक मोटर परिवहन एवं अन्य संबंध श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया गया है तथा 5,12,135 श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की परियोजना निरंतर रखी है। 101.32 लाख घरों में से अब तक 83.94 लाख घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। वर्ष 2024-25 में 7.27 लाख घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चालू वर्ष में जनवरी 2025 के अंत तक 10.91 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं। इस योजना अंतर्गत चालू वर्ष में कुल 5,626.56 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। बाह्य सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत 5,190 करोड़ रुपए की लागत से 7,110 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु प्रगति पथ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कल्याण पथ कार्यक्रम के अंतर्गत 1,150 किलोमीटर लंबी सड़कों के विकास हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा 3,867 कुशीन मने शिशु देखभाल केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनमें 49 बच्चों की देखभाल की जा रही है। कुल 5,895 जागरूकता केंद्रों में से 5,770 केंद्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है तथा 50.28 लाख बच्चों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसके अलावा जिन गांवों में पुस्तकालय नहीं है वहां 6,599 नए पुस्तकालय शुरू किए जा रहे हैं। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की सीमा के भीतर यातायात की अति प्रजनन को कम करने के लिए निकट भविष्य में 40.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल सह सड़क वाली डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। संयुक्त मेट्रो रेल सह सड़क फ्लाईओवर परियोजना 8,916 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही है। बेंगलुरु पेरिफेरल रिंग रोड पार्ट 1 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ऋण सुरक्षा प्रदान करके हुडकों से 27,000 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य लगभग 2,565 एकड़ भूमि अधिग्रहण करके किया जाना है। लगभग 73 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A में सेंट्रल सिल्क बोर्ड से कृष्णराजपुरा तक 19.75 किलोमीटर और चरण 2B में कृष्णराजपुरा से केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक 38.44 किलोमीटर लंबाई का कार्य प्रगति पर है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 14,788 करोड़ रुपए है। चरण 3 में केंपापुरा से जेपी नगर तक कॉरिडोर 1 32.15 किलोमीटर और खोसाहल्ली से कड़ाबगरे तक कॉरिडोर 2 12.50 किलोमीटर के साथ कुल 44.65 किलोमीटर लंबाई का कार्य प्रगति पर है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 15,611 करोड़ रुपए।
इस परियोजना को दिसंबर 2029 तक पूर्ण करने की योजना है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु निर्भया फंड के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा वाहनों तथा कैरिज व्हीकल, स्कूल व्हीकल, प्राइवेट सर्विस व्हीकल, मैक्सी कैब, कॉन्ट्रैक्ट व्हीकल, मोटर कैब एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले मालवाहक वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी पैनिक बटन लगाने की योजना क्रियान्वित की गई है। राज्य में कुल 6,04,863 सार्वजनिक सेवा वाहनों में से 40,848 वाहनों में दिसंबर 2024 तक यह प्रणाली स्थापित कर दी गई है। बेंगलुरु में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण भारी यातायात की वजह से दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस सुचारू यातायात के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने में सबसे आगे है। ASTRAM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल ट्रैफिक मैनेजमेंट एक AI आधारित डेटा प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक समय में डेटा एकत्र और विश्लेषण करता है और ट्रैफिक को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने के लिए त्वरित निर्णय लेता है। बेंगलुरु विकास प्राधिकरण ने शहर भर में 34 स्थानों पर आवासीय परिसरों का निर्माण करके लगभग 30,000 आवास इकाइयों को आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से अब तक 25 परियोजनाओं में कुल 14,909 फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और 10,615 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। महत्वाकांक्षी कावेरी परियोजना का 5वां चरण पूर्ण हो चुका है। BBMP में शामिल 110 गांवों के 50 लाख लोगों को 775 मिलियन लीटर अतिरिक्त कावेरी पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। बेंगलुरु शहर और उसके उपनगरों की अतिरिक्त पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 TMC पानी आवंटित किया गया है। चालू वर्ष में कार्यान्वित होने वाली परियोजना की अनुमानित लागत 6,939 करोड़ रुपए है, जिसके लिए DPR तैयार कर ली गई है। मेरी सरकार ने श्रमिक वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा कैंटीन योजना को जारी रखा है। इंदिरा कैंटीन फेज 2 के अंतर्गत 186 कैंटीनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है तथा 156 कैंटीनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। ADB और अमृत द्वारा वित्त पोषित कर्नाटक एकीकृत शहरी जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 8 शहरी स्थानीय निकायों में 2,584 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति और जल निकासी कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत हुबली, धारवाड़, बेलगांव और कलबुर्गी नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निर्बाध जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए 3,741 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्ष की अवधि के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। उक्त परियोजना को जून 2025 तक क्रियान्वित करने का लक्ष्य है। मेरी सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की अनियमित संपत्तियों के लिए खाता उपलब्ध कराने की एक बहुत लोकप्रिय योजना बनाई है और उसे लागू कर रही है। सबसे पहले कर्नाटक नगर निगम अधिनियम और कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई वर्षों से लंबित 30 लाख से अधिक अनियमित संपत्तियों के लिए खाता फॉर्म 3 भी उपलब्ध कराना शुरू किया है। आने वाले दिनों में इस सुविधा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा। राजस्व विभाग किसानों की भूमि से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए भू सुरक्षा नामक गारंटी प्रदान कर रहा है। राजस्व विभाग में स्थायी प्रकृति और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करके डिजिटाइज करके अनुक्रमित करके और सूचीबद्ध करके लोगों को आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। सॉफ्टवेयर में 9 करोड़ पृष्ठों को स्कैन करके अपलोड किया जा रहा है। राजस्व विभाग में दाखिल खारिज के संबंध में लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए दाखिल खारिज की गारंटी दी गई है। पहले
एक खाते को बदलने में औसतन 32 दिन लगते थे। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के कारण अब 67% दाखिल खारिज कुछ ही घंटों में हो रहे हैं। शेष 33% दाखिल खारिज 9 से 13 दिनों में हो रहे हैं। राजस्व न्यायालय में हजारों मामले 5-10 वर्षों से लंबित थे। ऐसे लंबित मामलों के निपटारे के लिए चलाए गए अतिक्रमण के अभियान के कारण तहसीलदार न्यायालय में लंबित 10,744 मामलों में से 10,410 मामलों का निपटारा किया गया है। उप विभागीय अधिकारी न्यायालयों में लंबित 62,857 मामलों में से 37,217 मामलों का निपटारा किया गया है। सरकार के सत्ता में आने से पहले सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त विभाग में 11 ई स्केच प्राप्त करने में औसतन 90 दिन लगते थे तथा जमीन पर सीमांकन के लिए 120 से 180 दिन लगते थे। प्रभावी प्रशासन के कारण 11 ई स्केच 90 दिनों के बजाय 30 दिनों में प्राप्त हो रहे हैं। सीमांकन के मामले 45 दिनों में हो रहे हैं। राज्य में नन्ना भूमि कार्यक्रम के माध्यम से दरखास्तों पौड़ी विशेष अभियान चलाया गया है। पिछले 5 वर्षों में 5,813 दरखास्त अनुदान भूमि का सीमांकन एवं उप विभाजन किया गया है, जबकि दिसंबर 2024 से नन्ना भूमि योजना के क्रियान्वयन के बाद से 4,850 से अधिक कृषक अनुदान भूमि का सीमांकन एवं उप विभाजन किया गया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत पहली बार राज्य के इतिहास में मापी न गई ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों गांवों की संपत्तियों का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। अब तक 3,880 गांवों को 10.05 लाख ड्राफ्ट पीआर कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के जिलों में को प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रारंभिक शेष राशि सहित 1,470 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं तथा दिसंबर 2024 तक 3,222 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। शेष कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। सरकार ने कलबुर्गी में ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक आयोजित कर 11,770 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं और कार्यों को मंजूरी दी। कल्याण कर्नाटक के रिक्त पदों पर भर्ती, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, नए न्यायालय परिसर का निर्माण, पर्यटन विकास आदि क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर क्षेत्र के समग्र विकास की ओर उन्मुख हो रहा है। सरकार ने कन्नड़ भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कर्नाटक संभ्रम 50 के तहत 1 नवंबर 2024 को हेसराइतु कर्नाटक उसीरा गली कन्नड़ समारोह में 50 पुरुष और 50 महिला उपलब्धि हासिल करने वालों को स्वर्ण जयंती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 27 जनवरी 2025 को विधानसौधा के परिसर में नाड़ देवी भुवनेश्वरी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कर्नाटक में सभी कार्यालयों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की नाम पट्टिकाओं पर 60% कन्नड़ अनिवार्य करने के लिए कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम लागू किया गया है। मैसूर में सांस्कृतिक दृष्टिकोण चिंतन सम्मेलन, महाराष्ट्र के सांगली जिले के जत तालुक के गुड्डापुर में गढ़ीनाट सम्मेलन और रायचूर में गोकाक आंदोलन पूर्व व्यापी एवं भावी व्यापी दृष्टिकोण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 2,491 किलोमीटर राज्य राजमार्गों तथा 3,103 किलोमीटर जिला मुख्य सड़कों का विकास, नवीनीकरण तथा 190 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। HSDP फेज 5 के अंतर्गत 9,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से 2 चरणों में 2,500 किलोमीटर राजमार्गों के विकास की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
राज्यव्यापी सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 4000 करोड़ रुपए की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। CIRF योजना के अंतर्गत 1385 करोड़ रुपए की लागत से राज्य की 2056 किलोमीटर लंबी 295 सड़कों का विकास किया जा रहा है। मेरी सरकार 1696 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के अंतर्गत रायचूर के निकट कलमला जंक्शन से सिंधुनूर तक 78.45 किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग को विकसित करने की प्रक्रिया में है। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना शक्ति योजना महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाएगी। उक्त परियोजना के शुभारंभ से लेकर 17 जनवरी 2025 तक राज्य के लगभग 376.70 करोड़ लाभार्थियों को शक्ति योजना से लाभ मिला है। सरकार ने इसके लिए 8215 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। वर्ष 2024-25 के जनवरी 2025 के अंत तक सार्वजनिक परिवहन हेतु विभिन्न मॉडलों की कुल 4889 नई बसें उपलब्ध कराई गई है। राज्य सार्वजनिक परिवहन निगमों की बसों में दुर्घटना में मृत यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक क्षतिपूर्ति राशि को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम ने कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना के लिए चयनित अस्पतालों के साथ ही 3 साल की अवधि के लिए समझौता किया है, जो निगम के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना को लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं और KSRTC आरोग्य योजना शुरू की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में जल संसाधन विभाग को कुल 16,837 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए तथा 36,799 एकड़ सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराई गई है। ये 3 होले एकीकृत पेयजल परियोजना के प्रथम चरण में लिफ्ट एवं विद्युत आपूर्ति कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित किए गए हैं। सरकार राज्य में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा में शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है तथा हम केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। लघु सिंचाई विभाग ने वर्तमान में 5,847 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की है। 165 बैराज बनाए गए हैं। लक्ष्मण तीर्थ नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से चिलकुंडा और अन्य गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 14 जिलों को पानी से भरने की परियोजना 19 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है और परियोजना का परीक्षण कार्य किया जा रहा है। मांड्या जिले के KR-पेटे तालुक के एचनहल्ली में 50 जिलों को भरने के लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजना 265.29 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है और परियोजना के पहले चरण का परीक्षण कार्य किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम की गति को तीव्र करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अध्यक्षता में दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। मेरी सरकार ने इस ऐतिहासिक घटना की शताब्दी मनाने के लिए बेलगांव में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। पूरे राज्य में गांधी जी की नैतिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने तथा वर्तमान पीढ़ी में गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में जागरूकता पैदा करने और देश के लोगों को यह समझाने के लिए कि गांधी जी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, पूरे राज्य में राज्य भर गांधी भारत के नाम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कार्यक्रमों को इस तरह से आयोजित किया जा रहा है कि वे राज्य के हर घर तक पहुँचे। पर्यटन नीति 2024-2029 को कर्नाटक सरकार के विजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नीति में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप, आकर्षक प्रोत्साहन और आवश्यक विनियामक सुधारों का प्रस्ताव है। नीति का उद्देश्य
एक सुविधाजनक और स्थिर पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। पर्यटकों को एक सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला अनुभव प्रदान करने और कर्नाटक के लोगों को अधिक समृद्धि और खुशी प्रदान करने पर जोर दिया गया है। गदग जिले के लक्कुंडी गांव में प्राच्या व शेष गला संग्रहण अभियान के दौरान 1000 से अधिक प्राचीन कलाकृतियाँ एकत्र की गई है और उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन, अनुसंधान और अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खुले संग्रहालय में परिवर्तित करने की योजना है। सवदत्ती यल्लम्मा मंदिर में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। मंदिर क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें तिरुपति की तर्ज पर कतार परिसर बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को देवी के दर्शन करने में सुविधा हो। 500 छोटे आउटडोर रसोई घर बनाए जाएंगे ताकि श्रद्धालु खुद खाना बना सके और पर्याप्त शौचालय बनाए जाएंगे। सवदत्ती यल्लम्मा पहाड़ी तक रोप वे बनाने का प्रस्ताव है। देविका रानी निकोलस रोरी की 572 एकड़ की एस्टेट को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार की SASCI योजना के तहत 100 करोड़ रुपए के अनुदान का उपयोग करने के अलावा कर्नाटक सरकार भी विशेष अनुदान के साथ क्षेत्र को विकसित करने के लिए कार्रवाई करेगी। पिछले 19 महीनों में राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। पुलिस थाने लोगों के अनुकूल तरीके से काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में पूरे देश में साइबर अपराध के मामले बढ़े हैं। राज्य पुलिस विभाग निरंतर जागरूकता लाने और अपराधियों की शीघ्र पहचान करने के लिए काम कर रहा है, इसलिए इन मामलों में भी कमी आ रही है। पुलिस विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चालू वर्ष में 26 सुसज्जित पुलिस थाने तथा 2016 आवासीय भवन बनाने को प्राथमिकता दी गई है। परिवहन विभाग के सहयोग से ग्रामीण पत्रकारों को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु जिला सीमा के अंतर्गत यात्रा करने हेतु बस पास वितरित करने की योजना क्रियान्वित की गई है। मेरी सरकार ने ये सभी उपलब्धियां अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के आधार पर अर्जित की है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। मेरी सरकार राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहित समग्र विकास के लिए अनेक कार्यक्रम बना रही है और उन्हें क्रियान्वित कर रही है। संविधान की आकांक्षाओं के अनुरूप जन कल्याण को अपना मुख्य उद्देश्य मानकर चल रही है। सबके लिए शांति, सबके लिए समृद्धि और संविधान की भावना है। हम इस भावना का निरंतर पालन कर रहे हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक।